लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, ओ तिलक लगा के मिट्टी का तू बाजी आज लगा ले, तुझ में जो चिंगारी है उस शोला आज बना ले। जान लगा के खेल खिलाड़ी, ओ जान लगा के खेल खिलाड़ी, साथ हमेशा स्पोर्ट्स इंडी, शान बढ़ा तू रहे अगाड़ी, जीत की भाषा स्पोर्ट्स इंडी। Hello and a very warm welcome. This is Vineet Dave welcoming you all to a fresh new episode of Sports Indie presents World of Sports. Well, this month we have always seen some of the sports that are related to our Indian culture, Indian institutions. But somewhere around the corner, these games are neglected by one and all. The games from generations, we are seeing it all together. But today, to this generation, there are some of the other stuff that is being left behind. So in this sports indie section for this month, we have seen some sports that are being from our culture, our generation, but yes, not known too much towards this culture at the moment. So today we have one of our personalities associated with one of those games called Atya Patya. A generation where some of our people have been playing this game since quite a long time, even all of us who have been associated with this game in our childhood. But today we are going to get to know some more about it on a higher level. Let's call upon our dignitary who have been joined together for this special session today. Dr. D.P. Kavishkar. I would request Kavishkar sir to please join in. Mr. Deepak Kavishkar, the Secretary General of Atya Patya Federation of India. A very warm welcome, sir. थैंक यू सर, जैसे हम आज बात कर रहे हैं आट्या पाट्या की बात कर रहे हैं, हमने इस महीने जितने हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से जो गेम्स हम खेलते आए हैं उस गेम्स के बारे में हम जानकारी पा रहे हैं और इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है इंडिया में कि जितने सारे स्पोर्ट्स हम इंटरनेशनल कल्चर से इंडिया में लेके आए हैं, हम चाहते हैं कि इंडियन कल्चर में जो स्पोर्ट्स हमने बचपन से खेले हैं वो एक लेवल पे आ जाए और आप एक ऐसे स्तर पर फिलहाल विराजमान है एज अ सेक्रेटरी जनरल। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू। क्या कहेंगे इस गेम के बारे में सर? सर, आट्या पाट्या ये अत्यंत पुरातन खेल है। महाभारत काल में छत्रपति महाराज के काल में तुकाराम महाराज के अभंगों में ये खेल का जो है उल्लेख हमें प्राप्त होता है। 1982 से पहले ये खेल खेला जाता था, लेकिन उसको इतनी मान्यता नहीं थी। 1982 में SW धाबे जो MP थे उस समय, उन्होंने इस खेल को पुनर्जीवित किया और 9th एशियन गेम 1982 में आट्या पाट्या फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और पहला नेशनल उन्होंने नागपुर में घोषित किया। उसमें सिर्फ 7 राज्यों के खिलाड़ी थे, ओनली 7 स्टेट्स, और वो भी स्टेट ऐसे थे कि जहां मराठी भाषिक लोग रहते थे वहां ये खेल खेला जाता था। जैसे महाराष्ट्र था, मध्य प्रदेश था, गुजरात था, राजस्थान था। यहाँ के जो मराठी भाषिक लोग जो है वो ये खेल खेलते थे और उसके बाद धीरे धीरे ये खेल बढ़ता गया और आज आप देख रहे कि इसके साउथ एशियन चैंपियनशिप मेरे रीजन में मैंने चालू कर दी। नेपाल और भूटान में ये खेल हमने इंट्रोड्यूस किए है। उसके साथ बांग्लादेश है, हमारे साथ श्रीलंका है, इंडिया है और ऐसे हमारे जो साउथ एशियन की जो कंट्रीज है, नेपाल, भूटान, ये सारे ये गेम खेल रहे हैं। और श्रीलंका ने तो इतना डेवलप कर लिया है कि इंडिया के साथ वो 1-2 साल में निश्चित रूप से फाइट करेंगे। 6 इंटरनेशनल हमने स्पर्धाएं आयोजित की है भूटान और नेपाल में, जहां पर इंडिया ने गोल्ड मेडल लिया है और उसमें हमारे महाराष्ट्र की 6 गोल्ड्स, मेन एंड वुमेन, और उसमें महाराष्ट्र के भी अपने खिलाड़ी है। कुल 24 राज्यों में ये खेल खेला जाता है, 24 स्टेट्स। उसमें सबसे अभी अव्वल जो है वो पांडिचेरी है। पांडिचेरी के प्लेयर इतने स्विफ्ट और इतने फ्लेक्सिबल है कि वो महाराष्ट्र को उन्होंने थोड़ा पीछे ढकेल दिया है। अच्छा। इस तरह ये खेल
जी जी जी, बोलिए बोलिए सर। और महाराष्ट्र शासन ने इस खेल को मान्यता दी है, महाराष्ट्र ओलंपिक की मान्यता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पोर्ट्स की मान्यता है, और महाराष्ट्र शासन हमारे प्लेयर्स को और ऑर्गेनाइजर्स को छत्रपति पुरस्कार देते हैं, और 20 खिलाड़ी और नियर अबाउट 10 ऑफिशियल्स इनको शिव छत्रपति पुरस्कार मिला है, उसमें से मैं एक हूँ। इस तरह ये खेल जो है, पहले ये खेल अलग ढंग से खेला जाता था, मैं जी आने के बाद थोड़ा इसमें चेंज लाया हूँ। पहले जी 9 प्लेयर्स खेलते थे और 15 ऑफिशियल्स होते थे, तो इतना गड़बड़ होता था ग्राउंड के अंदर, बहुत आवाज होता था, तो जी। मैंने वो रिड्यूस किया ऑफिशियल्स, और वो 15 से लेकर मैं 5 ऑफिशियल लेके ये गेम को फिर से रीडेवलप किया, और आज हम इस खेल 5 ऑफिशियल से द्वारा खेलते हैं। क्या बात है। तो जैसे जिस पद पर फिलहाल आप हैं सर, एज ए सेक्रेटरी जनरल, आप अब काम यहाँ से आगे देखने वाले हैं, तो मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका रोल बेसिकली क्या है? सर मेरा रोल तो ऐसा है कि ये गेम का विकसित करना, टू डेवलप दिस गेम, और जी उसके लिए मुझे स्टेट जो है, हमारी स्टेट एसोसिएशंस, इनसे मेरे को कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, उनके स्टेट में ये गेम को बढ़ाना पड़ेगा, और वो स्टेट में जैसा उनका बढ़ेगा गेम, तो पूरे इंडिया में ये गेम बढ़ेगा। आज 24 स्टेट है, अभी हमारे पास आसाम, नागालैंड, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ से जो अभी एप्लीकेशंस कुछ आई हुई है, तो उस क्षेत्र में भी हम बढ़ना चाहते हैं। वैसे तो जम्मू कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक सभी स्टेटों में मोस्टली ये गेम खेला जा रहा है। साथ में साथ फाइनेंस डेवलप करना, जी क्योंकि ये गेम आप देख रहे हैं कि ग्लैमरस नहीं है इसमें। आप क्रिकेट फुटबॉल जैसे देखते हैं, यहाँ जो ग्लैमर दिखता है, और वो ग्लैमर नहीं होने के कारण हमें स्पॉन्सरशिप नहीं है। हमें जो पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो सिर्फ जी। नेशनल के लिए खर्चा होता है, अन्य कामों के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। तो महाराष्ट्र स्टेट जैसा है, वो हमको फाइनेंशियली कोई मदद नहीं करते हैं। तो फेडरेशन की हैसियत से मैंने जो काम करना है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है, और जिसके कारण जो खिलाड़ी बनेंगे हमारे, वो खिलाड़ी जो है वो हमारी शान रहने वाले हैं। मैनेज टू फाइनेंस वर्क विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो कुछ होती है, उसका उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज नेशनल वेरियस चैंपियनशिप इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्रीज, राइट। अलग अलग सो स्थानों पर मैं कोशिश करते जी जी, मैं ये जो गेम मैं की आप बात करते हैं ना सर, बोलिए बोलिए सर। मैं कोशिश करते रहता हूँ कि जो अच्छी प्लेसेस है इंडिया में, जैसे कि श्रीनगर है वहाँ नेशनल हो, जैसे गोवा है वहाँ नेशनल हो, राजस्थान हो वहाँ जोधपुर हो, जहाँ पर उनको गेम के साथ साथ हमारा इंडियन कल्चर वहाँ क्या है, ये भी बच्चों को, खिलाड़ियों को देखने का मौका मिले, ये मेरा उद्देश्य है। और खिलाड़ियों को कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की जिम्मेदारी फेडरेशन की है, हम उनको हेल्प करते हैं। करेक्ट। सो लाइक आजकल की जनरेशन की अगर हम बात करें ना, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कुछ जी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सीखने की कोशिश करते हैं, सारी चीजें बचपन से उन्हें लगाव है, मतलब फुटबॉल हो या कोई और इंटरनेशनल खेल हो, या कि जिस किसी खेल की हम बात करें, लेकिन आट्या पाट्या की जब हम बात करते हैं, तो शायद आज की जनरेशन में, आज के बच्चों को शायद इसके बारे में जानकारी ना हो। लेकिन स्पोर्ट्स इंडी के जरिए मैं जानता हूँ कि सुप्रिया मैम एक इनिशिएटिव लेकर आगे आई है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो इंडियन स्पोर्ट्स है, वो सब तक पहुंचे। So I would request Supriya ma'am to please join in. A very warm welcome, Supriya ma'am. Hello. Good evening, Vinay. Good evening. गुड Good इवनिंग evening, ma'am. मैडम। Good evening, Dr. Deepak. Good evening. Uh-huh. गुड इवनिंग Yes, मैडम। Yeah. And well, a warm on behalf of welcome to, Sports India, yes, ma'am, a warm welcome to you too. But on your side, on behalf of Sports India, I would request you to welcome Deepak sir. yeah, Dr. Deepak, sir, very warm welcome to you on Sports City platform. And yes, as I was just listening, what Vineet is just interacting with you related to our traditional and conventional games. So just I am very eager to listen to you. Thank you so much. Well, Supriya ma'am,
Do you feel that children nowadays are not familiar with these age-old games or something? And how do you wish to change the scenario through World of Sports? Yeah, really, means over the last few decades, like when with the introduction of technology, this traditional and conventional games were just like they are just not been followed rigorously, and children nowadays are more like prone to gadgets and everything, and they are playing mobile games or video Yeah. games. So day by day, this last few decades, maybe say like in late 90s and in last decade, and it was like next 2 decades. So we can say more since last 3 decades, like with introduction, yes, children are going away from playing on grounds. They are not enjoying the nature. They are just means they want to sit at one place, and they would rather they are preferring all mobile games, video games, and just to be to enjoy those games only. So I feel yes, this has been very much ignored things nowadays, and yes, children should now must know what were our traditional games like Atta Pata, what Dr. Deepak ji is going to share with us today. And maybe I feel at least awareness of these games will give them knowledge about this our conventional game, and maybe uh, sports indie can contribute to at least in a awareness for this kind of games. And yes, at least we can create some knowledge tank for sports person. So that is what we can say. Yeah. So true, so true, so true, Supriya ma'am. Deepak sir, I would like to move on to you. Like, ये जो मैचेस होते हैं या ये जो कंपटीशन होती है आटे पाटे की, ये जनरली कहाँ होती है? नेशनली इसे खेला जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे खेला जाता है, कहाँ होती है मैचेस और किस प्रकार से होती है? ये नेशनल जो लेवल है, वो जो स्टेट एसोसिएशन है, उनकी जो कैपिटल्स होते हैं वहां पर मैचेस होते हैं। जैसे भी इंटरनेशनल अभी हमने साउथ एशियन चैंपियनशिप ली, वो हमने लिए भूटान, नेपाल, काठमांडू, यहाँ पर ये मैचेस ली गई है। ओके सर, जैसे हम देख रहे हैं ना कि 36 साल का एक्सपीरियंस रहा है आपका स्पोर्ट से जुड़ा हुआ, इस फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो है ना, तो ये जर्नी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, और ये आटा पाटा था जब जब हम पहुंचे हैं, तो कैसा लगता है इस जर्नी को देखकर सर? Sir, at the beginning, my father was in police. He was the deputy superintendent of police. और तब से मैं खेल में एट द एज ऑफ 6 मैं स्पोर्ट्स में ही रहा हूँ। मेरा पूरा लगाव स्पोर्ट्स में रहा था। तब मैं पुलिस की टीम में हॉकी और एथलेटिक्स खेलता था, और वहां से धीरे धीरे विकसित हुआ और कॉलेज लेवल पे आया। तब मैं एथलेटिक्स और हॉकी, मोस्टली ये 2 गेम को मैंने चुना। उसमें मैंने इंटर यूनिवर्सिटी खेला, उसमें मैंने नेशनल लेवल तक खेला। और उसके बाद 1980 में मैं बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन ज्वाइन किया, बीपीएड। और उस समय मेरी धाबे साहब, जो SW धाबे MP थे, वो हमारे चेयरमैन थे संस्था के, उनसे मेरी मुलाकात हुई। देन आई ज्वाइन विद देम। तब उन्होंने आटा पाटा इस गेम में मुझे खींचा। आटा पाटा और सेपक टकरा, ये 2 गेम के लिए मुझे उन्होंने एज ए वॉलंटियर लिया, और एज ए वॉलंटियर मैंने काम किया। जैसे ग्राउंड मार्किंग करना है, कोई काम करना है, नेशनल करना है, कुछ करना है, तो वहां जाकर काम किया। देन 1982 में पहला नेशनल हुआ सर, और उस पहले नेशनल में आई पार्टिसिपेटेड इन दैट नेशनल एज ए प्लेयर, और एज ए प्लेयर मैंने पार्टिसिपेट किया। देन फिर मैं धीरे से ऑफिशियल बन गया, स्टेट लेवल का, वहां से नेशनल लेवल का मैं ऑफिशियल बना। मेरा काम देखकर धाबे साहब ने मेरे को ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ द फेडरेशन बना दिया। आई बिकम ए ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ आटापाटा फेडरेशन। और उसके बाद फिर धीरे धीरे काम करते गया, और देन आई बिकम ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ आटापाटा फेडरेशन ऑफ इंडिया। वैसे मैं महाराष्ट्र का भी सेक्रेटरी हूँ, महाराष्ट्र राज्य आटापाटा एसोसिएशन का भी मैं सेक्रेटरी हूँ। तो ऐसे करते करते मेरा करियर जो है वो चलते गया। और आज
सेक्रेटरी जनरल पे हूँ। महाराष्ट्र शासन ने 1998-99 में मुझे छत्रपति पुरस्कार एज ए ऑर्गेनाइजर दिया, नॉट ए प्लेयर, एज ए गुड ऑर्गेनाइजर करके मुझे पुरस्कार दिया, और आपके सामने बात कर रहा हूँ। बिल्कुल जी, ये सर काबिल तारीफ काम है। मतलब इतने सालों से एक ही इंस्टीट्यूशन से जुड़ना, कई सारे प्लेयर्स को बढ़ते हुए देखना। लेकिन शुरुआत में जब आपने कहा सर, एक रोल मॉडल की जब बात होती है या किसी भी स्पोर्ट के लिए एक फेस वैल्यू की आपने बात की, तो क्या लगता है कहाँ पर ये आटे-पाटे का जो गेम है वो लैगिंग हो रहा है या लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा? उसके पीछे क्या क्या रीज़न लगता है सर आपको? सर, ये आप बोल रहे लोगों की तरफ नहीं पहुंच रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कितने लोग ये गेम खेल रहे हैं, कितने बच्चों को मालूम है, कितने स्कूलों में, महाविद्यालयों में, कितने स्टेट में ये खेला जा रहा है, और नियर अबाउट वहाँ के जो बच्चे हैं वो 100% आटा पाटा जानते हैं। हमारे जो बच्चे हैं आज के, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे मैडम ने बताया अभी, वो मोबाइल में घुसे हुए हैं, उनको ग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, उनका फिजिकल फिटनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनके पेरेंट्स भी उसको ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन हमारा आटा पाटा गेम, या हमारा माटी का खेल, इट इज देसी खेल, ये मिट्टी में खेला जाता है। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि इंडिया नीड्स प्ले ग्राउंड, नॉट भगवत गीता। आजकल के कितने बच्चों को भगवत गीता पता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्ले ग्राउंड इज द टेम्पल ऑफ गॉड। You will never find any caste, creed, color and any discrimination on the play field. जब तक बच्चा ग्राउंड में नहीं आएगा तब तक उसको कोई बात समझ में नहीं आएगी। हमारे आटा पाटा के इतने बच्चे हैं कि जो मैदान पर आते हैं और हम उसका फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं। हम भारत के लिए, इंडिया के लिए एक स्वस्थ खिलाड़ी और स्वस्थ नागरिक बनाने की कोशिश में चल रहे हैं। बिल्कुल सिर्फ सर, जब जब हमारे गेम में ग्लैमर नहीं है, और हमारे गेम को स्पॉन्सर्स नहीं है। आज आप देख रहे कबड्डी, आप देख रहे फिल्म वाले, उनको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, क्यों नहीं आटा पाटा को मिलती है? ये लोग क्यों नहीं आटा पाटा को देखते? तो इनको अवेयर करना चाहिए आप लोगों ने, आपकी जो संस्था है उन्होंने इनको इंसिस्ट करना चाहिए कि दे शुड ऑल्सो टेक, जैसे कबड्डी की आप लीग कर रहे हो, तो उसी में आटा पाटा के लीग के मैचेस, एक डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस हो जाए जो कि लोग उसको देख सके। ये मेरा आग्रह रहेगा मैडम को और आपको कि इस खेल के प्रचार के लिए भी आप थोड़ा सा हमें मदद करेंगे, तो अपने भारतीय खेल, अपना महाराष्ट्र का खेल जो है वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी और पूरे इंडिया में बढ़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सुप्रिया मैम, वुड लाइक टू मूव ऑन टू यू। जैसे मतलब सर अब बात कर रहे हैं ना, प्रमोट करने की बात हो रही है या इस स्पोर्ट को जो हम बचपन से खेलते आए हैं, देखते आए हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोशन की बात होती है। व्हाट डू यू फील लाइक दिस होल मंथ दैट वी आर कंसंट्रेटेड ऑन these indigenous sports and everything? What made you decide to, you know, take this scenario into this world of sports for this month? See, basically, during pandemic, we have seen that school were not running and all children were only restricted to houses, and means like nothing was available for them. No grounds were available, and means the whole atmosphere was like stagnant and nothing was moving. So during those times, what I thought, ki, yes, it's the right time. How we have enjoyed our young children hood or our childhood, how we have enjoyed by playing small games, and with those playing with our uh, our games, our indigenous game, we have achieved fitness also. We have enjoyed, we have gained lot of happiness also. So lot many things we have gained out of this playing our indigenous game. And those games, they don't need much equipment, they don't need much specific grounds, and so we can play it anywhere. uh, like in if even in some space available in say some ground where there is it's no it doesn't require any specification related to
this as a requirement of these games. And then I thought, yes, this is the right time that we should come up with such conventional games episodes, so that at least we will able to make coming budding generation make aware of this game. So that's why I started thinking, and I think the pandemic was the main season within which we started thinking on this area. And then that's why we started these games, these awareness programs by World of Sports today. So true, so true. Right? It is a really commendable job that we are looking onto some sports which are, avoided by people, or which are, neglected by some people over there. But दीपक सर, मैं आपकी ओर वापस बढ़ना चाहूंगा कि हर एक स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप जब एक तरह से किसी स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हो, खेल रहे हो, तो एक अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर पे खेला जाता है. जब हम आटे पाटे की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसमें रोल होता है कि आपको कुछ चीजें पार करनी, यानी कुछ ट्रेनिंग सेशंस पार करनी है, फिर आप खेल सकते हैं, या क्या होता है बेसिक क्राइटेरिया आटे पाटे का, जो आज की अगर बताएं हम? आटे पाटे में 3 टाइप की टूर्नामेंट करते हैं हम. एक होती है सब जूनियर अंडर 14, दूसरी होती है जूनियर अंडर 17, और तीसरी होती है ओपन टूर्नामेंट, जो 18 के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनके लिए. वो टूर्नामेंट खेलने के लिए एक तो हमारा स्टेट चैंपियनशिप होता है. उस स्टेट चैंपियनशिप में प्लेयर्स का सिलेक्शन किया जाता है, और वो अपने डिस्ट्रिक्ट की, स्टेट की टीम बनाई जाती है. जो बच्चे अच्छे खेलते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, और वो आगे फिर नेशनल्स में जाते हैं. तो इस तरह वो कोचिंग कैंप होते हैं. कोचिंग कैंप में उनका फिजिकल फिटनेस डेवलप किया जाता है, उनका स्किल डेवलप किया जाता है, उनको मैचेस खिलाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन समझाए जाते हैं, और ये सब होने के बाद दे कैन पार्टिसिपेट इन द टूर्नामेंट्स. ओके सर, जैसे जैसे आपने कोच का रोल निभाया है, आपने अंपायर, रेफरी, ये सारे रोल निभाए हैं, क्या फर्क नजर आता है जब हम इन रोल्स को देखते हैं, या फिर खुद के इन रोल्स को कैसे डिफाइन करेंगे सर आप? सर, ये बड़ा क्रिटिक रोल है. कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है जी. कुछ लोग अच्छे बोलते हैं, कुछ लोग बुरे बोलते हैं. कोच और रेफरी और अंपायर ये रोल निभाने के लिए सबसे पहले मैंने बहुत सारे क्लिनिक्स, डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस, वर्कशॉप, ऑफिशियल एग्जाम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप्स और आटापाटा के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किए. और वहां पर मुझे जो अनुभव, एक्सपीरियंस मिला है, वो कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है. तो ऐसे क्लिनिक्स आटापाटा के खास करके मैंने कल्याण मुंबई में ऑर्गेनाइज किया था, नेशनल लेवल का. एक वर्कशॉप मैंने जम्मू में, कश्मीर में, श्रीनगर में आयोजित किया था. एक मैंने हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में आयोजित किया था. ऐसे वेरियस प्लेसेस पे ऑफिशियल्स क्लिनिक्स, उनका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, उनकी योग्यता बढ़ाने के लिए मैंने ऑर्गेनाइज किया था, और डेमोन्स्ट्रेशन मैचेस लिए, और पीपी प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन के द्वारा जो ऑफिशियल्स है उनको सभी गेम्स के रूल्स बाय पिक्चर्स मैंने समझाया है. तो ऐसा रोल है ऑफिशियल की इसमें मेरा. सर, ये बहुत क्रिटिकल रोल जैसे आप समझा रहे हैं, उसमें ही वो क्रिटिकल चीजें समझ में आ रही कि कितना डिफिकल्ट होता है लोगों को समझाना, एक नए स्पोर्ट की ओर लेके जाना. लेकिन जब हम आपके 36 इयर्स की जर्नी की बात कर रहे हैं, उसमें जुड़ा हुआ आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा यानी छत्रपति अवार्ड. जी जी. इस सम्मान से जब आपको नवाजा गया था, क्या फीलिंग थी मन में कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत सही चल रहा है, सही राह पे हूँ? क्या चल रहा था उस वक्त मन में सर? शुरुआत में तो ऐसा कुछ नहीं था एम कि छत्रपति अवार्ड लेने का. छत्रपति अवार्ड ऐसे नहीं मिलता सर. देयर इज ए क्राइटेरिया ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. यू हैव टू, आपको पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, और वो पॉइंट्स लेने के लिए आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ती है. उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर्नामेंट रहता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इंटर कॉलेजिएट, इंटर यूनिवर्सिटी,
ये सभी के टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में आपके पास कितने प्लेयर्स है, उसके बाद आपने कोई संस्था दत्तक ली है क्या, वहां के खिलाड़ियों को आप क्या मदद करते, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। और ये पॉइंट्स लेने के बाद एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ये गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग द अवार्ड, आई एम आस्किंग माई अवार्ड कि मुझे अवार्ड दो। ये क्राइटेरिया बदलना चाहिए। गवर्नमेंट को सच्ची अवार्ड देना है तो दे शुड फाइंड आउट द पर्सन एंड देन गिव द अवार्ड। लेकिन ये खुद ही फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद फिर आपका नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। तो मुझे 1998-99 गॉट द अवार्ड। दैट टाइम आई वाज ओनली 42 इयर्स ओल्ड। मैं 42 साल का था सिर्फ, और उस ईयर का मैं सबसे छोटा ऑर्गेनाइजर के रूप में मैंने अवार्ड लिया। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर इस एज जो है वो 50 ईयर कर दी, कि उनको लगा ये बच्चा अवार्ड लेके जा रहा है। मेरा जो फॉर्म उन्होंने गवर्नमेंट ने ये ईयर जो है वो 50 कर दिया। मेरा फॉर्म इतना बड़ा था सर, इतना अच्छा गट्ठा था, इतना बड़ा, सारे सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ते, सारे कागज लगाने पड़ते और गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता। मेरा एक ही अटापटा गेम नहीं था बचपन से। मैं इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स में 100-200 मेरा यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है। मैं नेशनल खेला हूँ, इंटर यूनिवर्सिटी खेला हूँ। आप आदिल सुमारे वाला को जानते होंगे, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है। तो वो मैं और वो साथ में थे इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर। तो वो उसका सिलेक्शन हो गया, वो टोक्यो ओलंपिक चला गया। मैं 1 सेकंड से पीछे रह गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ 1980 के मास्को ओलंपिक में। उसके बाद मैं हॉकी में नेशनल्स खेला सर, हॉकी इंटर यूनिवर्सिटी खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला। मैं बॉल बैडमिंटन नेशनल खेला, मैं आर्चरी नेशनल खेला, मैं आटापाटा नेशनल खेला। और ये 36 साल में मैं एक लेक्चरर से प्रिंसिपल बना। मैंने फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पीएचडी की। महाराष्ट्र के 13 यूनिवर्सिटीज है, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्ले फील्ड सर्फेसेस और प्रोग्राम्स, इसके ऊपर मैंने अपनी स्टडी पूरी की और मुझे पीएचडी मिली। That is really commendable, sir. That is truly commendable. वैसे सर इस जर्नी के बारे में सारी चीजें है ही, लेकिन बस जाते जाते इतना ही पूछना चाहूंगा सर आपसे कि जो ये आने वाली जो जनरेशन है जो स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, मतलब मोबाइल से निकल कर फिर एक बार ग्राउंड पे आने की कोशिश कर रही है, इन यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को, एंथुसियास्ट को आप क्या कहेंगे कि करियर वाइज स्पोर्ट्स फील्ड में आना कितना सही है या गलत है डिसीजन सर? देखो, अभी गवर्नमेंट जो है हमको सपोर्ट कर रही है। करियर के लिए जो नेशनल इंटरनेशनल खेलता है उनको जॉब मिल रहा है सर। अभी पोस्टल टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे इंडिया की तरफ से भर्ती हो गए, पुलिस में हमारे बच्चे भर्ती हो गए, होम गार्ड्स में हमारे बच्चे भर्ती हो रहे, इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर करके भर्ती, उनकी नौकरी मिल रही है। तो अगर सोचेंगे और थोड़ा गेम अपना बढ़ा के इंटरनेशनल तक पहुंचेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट की मिलेगी। और मैं इसके लिए और ज्यादा प्रयत्न करने वाला हूँ। मैं अभी नितिन गडकरी साहब से मिलने वाला हूँ, नागपुर के हैं हमारे, आप जानते हैं उनको। उनके थ्रू मैं इस खिलाड़ियों को नौकरी कैसे मिलना चाहिए, इसके लिए उनका भी बोधन या मार्गदर्शन मैं लेने वाला हूँ। और यंग एथलीट जो घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, उनके लिए एक ही है कि अगर आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा, इफ यू आर फिजिकली फिट, तो आप जिंदगी ज्यादा जी सकते हैं। तो आपको मैदान में आना पड़ेगा, मैदान में आके आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ाना होगा, सिर्फ घर में बैठ के नहीं होगा। दे मस्ट अवेयर ऑफ सोशल अवेयरनेस उनके अंदर होना चाहिए। और राष्ट्र धर्म, मैं इस कंट्री का हूँ, मैं इस देश का हूँ, और जो मैं खेल रहा हूँ वो मेरे देश के लिए खेल रहा हूँ, ये भावना अगर हमने उनमें निर्माण की तो हम सही तरीके से हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक लेक्चरर था, लेक्चर से प्रिंसिपल हो गया। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जो खिलाड़ी सपने देखते हैं वही ऊपर पहुंचते हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि सपने देखा करो, रोज अपने ऊपर जाने के सपने देखा करो।
मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। और हमारे आटा-पाटा के हौसले बुलंद है और एक दिन निश्चित रूप से हम इससे भी आगे जाएंगे, ऐसा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। बिल्कुल सर, जो काम आपने हाथों में लिया है और जिस पद पर फिलहाल आप काम कर रहे हैं, यहाँ से ग्राफ एक बढ़ता हुआ ही दिखेगा और हमेशा की तरह ये आटे-पाटे जो खेल इतने वर्षों से हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ जो खेल है, अब इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की कोशिश आपकी जो है और आपके साथ आपके सभी सहकारियों की है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। आपकी इस जर्नी के बारे में हमने जाना, इस खेल के बारे में जाना। ज़रूर जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इस खेल के साथ भी जुड़ना ज़रूर पसंद करेंगे और ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे इस सिलसिले में, ये मैं ज़रूर जानता हूँ। आज के इस सेशन में सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और इसी नोट पर सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस सेशन and thank you so much to all our viewers who have joined in on behalf of Sports Indie, World of Sports. This is Vineet Dev thanking you all. Thank you so much, Deepak sir. Thank you so much for your valuable time. आपको भी थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैडम का भी धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़ते रहिए, हमें मदद कीजिए, भारतीय खेलों को सपोर्ट कीजिए और जिससे कि ये खेल जो है आगे बढ़ते जाए। आपके इस चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अगेन। Thank you so much, sir. Thank you. So this is Vineet Dev thanking you all again on behalf of Sports Indie and World of Sports. We'll meet you again next episode. Surely be Yes, with sir. us. Okay, thank you, sir.